हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस आउट हो चुका है, आपने देख लिया होगा। इस एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें अलग से इन्होंने एक हेड डाला हुआ है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के नाम से, और उसके अंदर कोई 6-7 टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 20 मार्क्स का है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें से प्रोजेक्ट टाइगर ये तो कंप्लीट हो चुका है, ये सर ने करवा लिया था, उसको जाकर देख लीजिएगा। उसके अलावा बाकी ये टॉपिक बचते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन और इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये सारे टॉपिक्स मेरे द्वारा कवर करवाए जाएंगे और इनको हम अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, सो दैट कि आपको एग्जाम में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आ जाएगा टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आएगी टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। समझ रहे हो? अब इसमें क्या है, ये सारा सिलेबस जो है ना, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के रिलेटेड है। इसलिए हम सबसे पहले हमारी कोशिश क्या रहेगी कि बेसिक जो टर्म्स हैं इन्वायरमेंट की, उनको जाने, क्योंकि चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में उसके आसपास भी चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं। अब होता क्या है, यूजुअली एग्ज़ाम में बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होकर जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में एक सिलेबस था, उसमें उन्होंने टॉपिक दिया हुआ था पंचायती राज सिस्टम। और बच्चे पंचायती राज सिस्टम पढ़ के गए, सारी कमेटीज़ पढ़ कर गए, सारे उसके फीचर्स वगैरह हर एक चीज़ पूरा एक्ट पढ़ के गया, सारे अमेंडमेंट्स पढ़ के गए। वहाँ पे उन्होंने क्या पूछ लिया, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि बताओ इस साल जो पंचायती राज डे था उसकी थीम क्या थी। ये कितने बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना? इतना पढ़ने के बाद, इतनी कमेटीज, अमेंडमेंट और ये सब कुछ याद करने के बाद देखो वहाँ पे क्या पूछा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जो भी टॉपिक है उसके आसपास आसपास, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ वही चीज़ उसके सेंटर लेकर हम चलें। आसपास भी जो चीज़ें होंगी जिनके बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि वो भी एग्ज़ाम में उनको भी कवर करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आइडिया लेंगे, और उसके बाद जो है हम आगे आ जाएंगे स्पेसिफिकली फॉरेस्ट्स के ऊपर, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के ऊपर। ये हमारी कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पर रहेगी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट जो है बेसिकली फ्रेंच वर्ड इन्वोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। आप देखोगे अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रिसोर्सेज में अलग अलग वर्ड दिए हुए होंगे। कहीं पे इन्वोरिया दिया हुआ होगा, कहीं पे इन्विरॉन दिया होगा, उतना मैटर नहीं करता। आप बस इतना याद रख लेना, इसका मतलब क्या होता है, टू सराउंड। अब ये जो टर्म थी इन्वायरमेंट, जो टर्म है, ये किसने कॉइन की है? तो ये थॉमस कार्लिन ने कॉइन की है, जो एक स्कॉटलैंड के इन्वायरमेंटलिस्ट थे 1828 के अंदर। ओके, तो थॉमस, इन्होंने 1828 के अंदर ये टर्म कॉइन की है। इट्स अ फ्रेंच टर्म जिसका मतलब होता है टू सराउंड। अब इन्वायरमेंट है क्या, लेकिन बेसिकली इन्वायरमेंट है क्या? तो आपको आपके आसपास जो भी दिखाई दे रहा है, आप बैठे हो, चाहे आप अपने कमरे के ही अंदर बैठे हो, आपके आसपास जो भी है, टेबल है, चेयर है, दीवारें हैं, आपकी बुक्स पड़ी हैं, ये आपका एक इन्वायरमेंट आ जाएगा। आप कमरे से बाहर जाओगे, आपको सड़कें दिखाई देंगी, पेड़ पौधे दिखाई देंगे। आप किसी गार्डन में जाओगे, आपको पेड़ पौधे, फल फ्रूट वगैरह, आपको वहाँ पे पानी दिखाई देगा, परिंदे उड़ते हुए दिखाई देंगे, जानवर बाकी दिखाई देंगे। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आपके आसपास जो भी है, वट एवर इज देयर इन योर सराउंडिंग, वो आपका इन्वायरमेंट होता है। एक मछली पानी के अंदर है, अब पानी के अंदर उसका इन्वायरमेंट क्या है, वही पानी के अंदर जहाँ पर वो रह रही है। एक मछली को आपने एक एक्वेरियम के अंदर बंद करके रखा, एक छोटा सा एक्वेरियम है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसका इन्वायरमेंट वही है। आई बात समझ? तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट बेसिकली सराउंडिंग
आपके आसपास जो भी है, जहाँ पर भी कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, पेड़ पौधे रहते हैं, वो ऑपरेट करते हैं, ये मिलकर इन्वायरमेंट बनता है। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं? जब हम इन्वायरमेंट को देखते हैं तो ब्रॉडली दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो होंगे जो जिंदा चीज़ें होंगी, जैसे कि प्लांट्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इंसान हैं। इसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट की लैंग्वेज में बायोटिक। तो दो तरह के कंपोनेंट्स हमें एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर वो जिंदा है तो बायोटिक बोलेंगे, और अगर वो जिंदा नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे फिजिकल कंपोनेंट्स या एबायोटिक। जैसे कि मिट्टी है, जैसे कि पत्थर है, जैसे कि हवा है, जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि सनलाइट है। ये भी क्या है? ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, बट दे डोंट हैव लाइफ। इनको हम बोलेंगे एबायोटिक या एबियोटिक। एबियोटिक पढ़ो या एबायोटिक पढ़ो। तो इन्वायरमेंट में हमें अपने आसपास दो ही चीजें दिखाई देती ब्रॉडली, या तो वो बायोटिक होगा या तो एबायोटिक होगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो टर्म इन्वायरमेंट, इट रेफर्स टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड। जितने भी एलिमेंट्स हैं, फिजिकल यानी नॉन लिविंग और बायोलॉजिकल यानी लिविंग, बायोटिक और एबायोटिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे मिलकर कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। और इनकी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, ये भी इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। हमारा मिट्टी के साथ कैसा इंटरेक्शन है? कैसा इंटरेक्शन है भाई मिट्टी के साथ? हम खेती बाड़ी करते हैं, हम फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर के जरिए क्रॉप्स पैदा करते हैं। ये हमारा इंटरेक्शन है। किसके साथ इंटरेक्शन है? मिट्टी के साथ इंटरेक्शन है। ओके, हम लोग माइनिंग करते हैं, हम लोग पत्थर तोड़ते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये नॉन लिविंग चीज़ों के साथ हमारा इंटरेक्शन है। ओके, या फिर सनलाइट है, हम सनलाइट से इतनी सारी, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इतनी सारी चीज़ें जो सनलाइट से करते हैं, तो ये हमारा सनलाइट के साथ क्या है? इंटरेक्शन है। प्लांट्स का सनलाइट के साथ इंटरेक्शन है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन इस दुनिया में, ये सारा क्या है? हमारा इन्वायरमेंट बनता है। तो इन्वायरमेंट इन शॉर्ट क्या है? आपके आसपास जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको ब्रॉडली दो चीजें दिखाई देंगी। एक होगी बायोटिक, दूसरी एबायोटिक। तो बायोटिक, एबायोटिक और इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, ये सारा मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। आ गई बात समझ? ये टर्म किसने दी है? टर्म थॉमस साहब ने 1828 के अंदर दी है। और इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है टू सराउंड। आई होप इतनी चीज आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सब लोगों को मालूम होगा, इसको सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में 5 जून, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसने शुरू किया था? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी ने शुरू करवाया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नैरोबी, कीनिया के अंदर। इस तरह से चीज़ों को पढ़ा जाता है। मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया। इन्वायरमेंट मैंने बेसिक उठाया, किस वर्ड से लिया, इसका मतलब क्या है, ये टर्म किसने दी, इस टर्म का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस बॉडी ने इसको लाया, और उस बॉडी के हेडक्वार्टर कहाँ। ये होता है आसपास की चीज़ों को कवर करना। ये होता है आसपास की चीज़ों को कवर करना। और इसी तरह से, इसी डेप्थ में हम अपने कोर्स में चीज़ों को डीपली एनालाइज करवाते हैं, डीप डेप्थ में जाकर स्टडी करवाते हैं। आई बात समझ? अब इन्वायरमेंट तो समझ गए हम, इन्वायरमेंट क्या है। फिर एक और टर्म आती है इसी के साथ मिलती जुलती, वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंट अगर समझ गए तो इकोलॉजी कुछ भी नहीं है। इकोलॉजी या इकोलॉजी is nothing but the scientific and the systematic study of environment। environment मुझे समझ आ गया। environment क्या है? मेरे आसपास जो भी है वो मेरा environment है। जब मैं उसी को एक साइंटिफिक वे में, एक सिस्टमैटिक वे में उसको स्टडी करना शुरू कर दूंगा, वो कहलाएगा इकोलॉजी। मैं कहूंगा कि मैं इकोलॉजी पढ़ रहा हूं। भैया जरा एग्जांपल देकर समझाओ। एग्जांपल ये है, एक प्लांट है। क्या है? एक प्लांट मान लो है। वो प्लांट क्या काम करता है? बेसिकली वो प्लांट बायोटिक है। अब उस प्लांट को एबायोटिक कंपोनेंट्स की नीड पड़ती है। उसको सॉयल की नीड पड़ती है, उसको वाटर की नीड पड़ती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है, उसको सनलाइट की नीड पड़ती है। तो ये सनलाइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड,
ये वाटर, ये सॉयल जो उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उस प्लांट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉयल, सनलाइट, एबायोटिक। और खुद वो प्लांट क्या है? वो प्लांट खुद बायोटिक है। तो मैंने ये स्टडी की कि प्लांट कैसे सर्वाइव करता है। तो मैंने देखा उसके लिए मिट्टी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो बैठेगा, अपने आप को सस्टेन करेगा, वहां से वो न्यूट्रिएंट सक करेगा। ओके। फिर मैंने देखा कि उसके लिए पानी जरूरी है। ठीक है, तो वो अपने रूट्स के जरिए पानी को सक करेगा। ओके। फिर मैंने देखा कि उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके लिए सनलाइट जरूरी है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं इन्वायरमेंट को ही तो पढ़ रहा हूं। ये प्लांट इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ये वाटर, सॉयल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो मैंने इनको पढ़ा ना, मैंने पूरी फोटोसिंथेसिस पढ़ ली। तो ये जो मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ ली, ये क्या है? यही तो इकोलॉजी है, यही इकोलॉजी है। फिर उसी का रिलेशनशिप मैं इंसान के साथ पढ़ता हूँ या किसी जानवर के साथ पढ़ूंगा कि अच्छा ये प्लांट है, इस प्लांट को इस एनिमल ने खाया, इस एनिमल को फिर इंसान ने या किसी और ने खाया, तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहे हैं यहाँ पे। यही इकोलॉजी है। क्या? यही इकोलॉजी है। इन्वायरमेंट आ गया आपके आसपास जो भी है, और जब उसी की साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी करोगे, वो कहलाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, मेरा इस प्लांट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, या फिर मेरा बाकी कंपोनेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करेंगे। तो इकोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंट की ही साइंटिफिक स्टडी है। अब ये टर्म किसने दी थी? सो अर्नेस्ट हेकल। तो हेकल साहब ने ये टर्म 1869 के अंदर दी है, इकोलॉजी। अब मान लो वो आपसे एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर वो थोड़ा सा टफ बनाकर पूछेगा, मान लो आपकी किस्मत थोड़ी सी बुरी हुई, वो थोड़ा टफ बनाकर पूछेगा, विच टर्म वाज गिवन फर्स्ट, इन्वायरमेंट या इकोलॉजी? है ना यार, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ एग्जाम के लिए कि कैसे कैसे वो पूछ सकता है। अब इन्वायरमेंट 1828 के अंदर टर्म दी है, 1828 के अंदर, और ये कब आई है? 1869 के अंदर आई। तो इन्वायरमेंट पहले आया, ओके, और इकोलॉजी बाद में आ गया। तो इस तरह से याद रखना। मान लो अगर उसने इस तरह से पूछा, ये बेसिकली मैं आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे भी सोचा करो, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आई बात समझ? अब यहां पर एक और चीज का ख्याल रखना, दो द टर्म इज कॉइंड बाय अर्नेस्ट हेकल इन 1869, ठीक है, 1869 में इन्होंने, अर्नेस्ट हेकल साहब ने टर्म तो दी है, ठीक है, बट इसका जो पहला ऑथेंटिक यूज हमें देखने को मिला है वो रिटर साहब ने किया है 1885 के अंदर। टर्म उन्होंने दी थी, बट इतनी पॉपुलर उनके टाइम पे नहीं हुई थी, उनके द्वारा नहीं की गई थी। उसके लगभग 10-15 साल के बाद ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेटर साहब ने की थी। तो कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे एसएससी के जो पेपर आते हैं या बैंकिंग लेवल के जो पेपर होते हैं, जहाँ पर जीएस काफ़ी डेप्थ में पूछी जाती है, काफ़ी मुश्किल पूछी जाती है, वहाँ पे वो क्वेश्चन डालेगा, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी या हु पॉपुलराइज द टर्म इकोलॉजी। वहां पर ऑप्शन में अर्नेस्ट हेकल कहीं होगा ही नहीं, वहां पर क्या होगा? रीटर होगा, और बच्चों ने ये नाम सुना ही नहीं होगा। आई बात समझ? और ये होता है डेप्थ एनालिसिस। तो रीटर साहब ने 1885 के अंदर इस टर्म को पॉपुलराइज करवाया है, लेकिन दी किसने है? अर्नेस्ट हेकल ने दी है। इस चीज का ख्याल रखना। आई बात समझ? तो ये ग्रीक वर्ड से लिया है, ओकोस। ओइकोस का मतलब होता है होम या स्टेट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ होम या स्टेट, इन शॉर्ट स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। आई होप ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ओके, अब इसमें आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपने अपने लेवल पे एक मेहनत करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 जून 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपने क्या काम करना है? 2024 में 5 जून को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया, उसकी थीम क्या थी? और मान लो आपका एग्जाम 5 जून से आगे चला जाता है, जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होता है, तो उस वक्त आपने 2024 की भी थीम याद रखनी है, और 2025 की जो होगी 2025 की भी आपने थीम याद रखनी है।
दोनों थीम्स नोट कर लेना, अब भी थोड़ी देर में जाकर गूगल कर लेना, 24 वाली थीम लिख लेना, और अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम हुआ तो आपको 25 वाली थीम भी याद रखनी है। ये तो इन्वायरमेंट आ गया, इन्वायरमेंट हमने देख लिया इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट में ब्रॉडली 4 तरह के कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये है क्या। लिथोस्फीयर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट, जहां पर जमीन पे आप बैठे हो, जो हार्ड सरफेस है, जहां पर आप बैठे हो, जो कंटिनेंटल लैंड मास है, जो कंटिनेंटल लैंड मास है, वो लिथोस्फीयर होता है। वो क्या है? लिथोस्फीयर। जो जमीन है जहां पर हम लोग बैठे हैं, जहां पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहां पे पहाड़ है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? ये लिथोस्फीयर है इन शॉर्ट। हालांकि अगर हम इसको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, वहां पर हम लिथोस्फीयर को थोड़ा अलग लेवल से हम पढ़ते हैं कि लिथोस्फीयर है क्या, ठीक है। बट यहाँ पर बस एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे इसको माइंड में रखो। लिथोस्फीयर क्या है? कंटिनेंटल लैंडमास जहां पर आप हो, ओके। साथ ही साथ चाहे कोई आइलैंड ही क्यों ना हो, चाहे कोई आइलैंड ही क्यों ना हो, उस आइलैंड पे भी जो लैंड मास है, जहाँ पे लोग बैठे हैं, जहाँ पे लोग चलते हैं, हम लोग सफर करते हैं, ये होता है लिथोस्फीयर। फिर एटमॉस्फेयर क्या आ गया? जमीन से जैसे ऊपर, जमीन से ऊपर ही जो हवा वाला हिस्सा है, जहाँ पे एयर है, फिर इसकी अलग अलग लेयर्स आ जाएंगी, उस डेप्थ में हमें जाना नहीं है। बस है क्या? ये आपकी अर्थ है। इस अर्थ के चारों तरफ आप देखोगे एयर का एक एनवेलप है, अलग अलग लेयर्स में हमें यहाँ पर एयर देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फियर, ये होता है हमारा एटमॉस्फेयर, ओके। जिसमें परिंदे उड़ते हैं, जिसमें प्लेन्स चलते हैं, एयरक्राफ्ट, ये सारे क्या है? ये एटमॉस्फेयर होगा, ओके। इसी तरह से है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या आ गया? जहां पर भी पानी है, चाहे आप ओशंस की बात करो, स्मॉल सीज की बात करो, आप वाटर रिवर्स की, आप रिवर्स की बात करो, आप लेक्स की बात करो, लिथोस्फीयर के ही ऊपर जो लेक्स होंगी वो भी क्या है? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। इसी तरह से आ गया बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होगा? ध्यान देना यहाँ पे, लिथोस्फीयर पे भी लाइफ है ना भाई, ये हाथी है, जेब्रा है, ये सब लिथोस्फीयर के ही ऊपर है, लिथोस्फीयर भी लाइफ है। एटमॉस्फेयर में भी लाइफ है, परिंदे उड़ते हैं, कुछ माइन्यूट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में भी लाइफ है, लिथोस्फीयर में भी लाइफ है, हाइड्रोस्फीयर में भी ऑफ कोर्स लाइफ है। जब कलेक्टिवली में लिथोस्फीयर से भी मैंने लाइफ उठाई, हाइड्रोस्फीयर से भी मैंने लाइफ उठाई, बायोस्फीयर से भी मैंने लाइफ उठाई, कलेक्टिवली यही क्या बनता है? ये बनता है बायोस्फीयर। तो चाहे लिथोस्फीयर की लाइफ की बात करो, हाइड्रोस्फीयर की लाइफ की बात करो, एटमॉस्फेयर की लाइफ की बात करो, कलेक्टिवली ये सारा मिलकर क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा बायोस्फीयर। आई बात समझ? तो लिथोस्फीयर के एक्सटर्नल स्फीयर आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ, जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट है जहां पर हम रह रहे हैं, ओके, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यह है लिथोस्फीयर। और कितना पानी, पूरा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे प्लेनेट पे प्रेजेंट है, चाहे वो समंदरों के अंदर हो, चाहे वो नदियों के अंदर हो, चाहे वो झीलों के अंदर हो, वो सारा क्या है? वो सारा हाइड्रोस्फीयर बनेगा। और फिर जो अलग अलग लेयर्स है हमारी अर्थ के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर मैन ग्राउंड से ऊपर जैसे चलते अलग अलग ट्रोपोस्फीयर आ गया, स्ट्रेटोस्फीयर आ गया, मीसोस्फीयर आ गया, थर्मोस्फीयर आ गया, अलग अलग लेयर्स आ जाएंगी हवा की, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फियर। और फिर बायोस्फीयर, जिसको हम इकोस्फीयर भी कहते हैं, इसमें क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। इसमें लिथोस्फीयर की लाइफ भी आएगी, हाइड्रोस्फीयर की लाइफ भी आएगी, बायोस्फीयर भी की लाइफ भी आएगी। तो स्पोर्ट्स लाइफ एंड स्टिमुलेट्स इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। तो यहां पर क्या? बायोस्फीयर इज द सम ऑफ ऑल, जो भी होगा लिथोस्फीयर के अंदर, जो भी लाइफ है हाइड्रोस्फीयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ओके। तो क्योंकि इसके अंदर तीनों का हिस्सा आता है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा आ जाएगा? बायोस्फीयर आ जाएगा। हो गई इतनी सी चीज, ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, ओके। इकोलॉजी
हमने ऑफ कोर्स पढ़ ही लिया। ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी है एनवायरनमेंट की। 1869 के अंदर अर्नेस्ट हेकल साहब ने ये टर्म दी है, ये हमने जान लिया। कुछ और चीज़ें जो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बताया जाता है। अब हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आता फादर ऑफ इकोलॉजी, आप लोग ने जाना था अर्नेस्ट हेकल के साथ, इन्होंने ही तो टर्म दी है। बट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जैसे अभी मैंने एक ऑर्गेनिज्म प्लांट उठाया, उसका मैंने दिखाया एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस बनाता है। इस तरह की जो स्टडी थी एनवायरनमेंट की, जहां पर ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन पहली बार साइंटिफिक वे में स्टडी किया गया था, ये किया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। इसलिए इनको बताया जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। और मान लो अलेक्जेंडर साहब का भी नाम वहां पर नहीं दिया है। फादर, अब ये तो पुराने जमाने में रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न लेटेस्ट टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे जिन्होंने इकोलॉजी को और पीक पे लेकर गए इसकी स्टडी को और इवॉल्व किया इसकी स्टडी को, वो है यूजीन प्लेजेंट ओडम। तो ओडम साहब जो हैं इनको बताया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और इंडिया की पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इंडिया की इकोलॉजी को जिन्होंने स्टडी किया है वो हैं रामदेव मिश्रा जी। तो रामदेव मिश्रा जी जो हैं इनको बताया जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, हो गई ये चीज। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पर ज्यादा डिटेल में इसको लेकर नहीं जाऊंगा, बस बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम अलग अलग लेवल, इकोलॉजी का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। इकोलॉजी का मतलब आ गई ना साइंटिफिक स्टडी एनवायरनमेंट की। तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम किस किस लेवल पे जाके स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला लेवल आ गया ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल बोलते हैं। मुझे इकोलॉजी पढ़नी है, मैं बेसिकली कहां से पढ़ूंगा, मैं शुरुआत करूंगा एक ऑर्गेनिज्म से। एक प्लांट को, जैसे मैंने अभी एक प्लांट का एग्जांपल दी, मैं एक प्लांट का इंट्रैक्शन पढ़ूंगा। ये प्लांट है, ये ज़मीन में लगा है, ये यहाँ से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है, पानी इसको डालता हूँ, वो इसके रूट्स पानी को सक करते हैं, ये एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सनलाइट लेता है और अपना सर्वाइवल पॉसिबल कर पाता है। ये क्या हो गया, ये एक ऑर्गेनिज्म की मैंने स्टडी की, इसको बोलेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई एम सो सॉरी। अब चलो मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप एक डॉक्टर हो, आप एक डॉक्टर हो और आपको बताया जाता है एक घर है, आप उस घर में गए, उस घर में क्या है, उस घर में बिल्ली बीमार है। क्या, एक बड़ी क्यूट सी बिल्ली है, ये क्यूट सी बिल्ली वहां पे बीमार है। आप उस घर में गए तो आपने इस बिल्ली का इलाज करना शुरू किया। तो आपने एक बिल्ली पकड़ी, क्या है ये, एक बिल्ली पकड़ी, आपने इस बिल्ली को स्टडी करना शुरू किया। अच्छा क्या बात है, ये खाना बहुत ज़्यादा खाती है, ड्रामे ज़्यादा करती है, शोर शराबा बहुत करती है। आपने एक बिल्ली को स्टडी किया। मैं कहूँगा आप फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो। ओके, फिर हफ्ता एक हो जाता है और आपको बताया जाता है अब इसके आसपास जो बाकी बिल्लियाँ थी, बाकी वो तो बड़ी वेल मैनर्ड थी, वो भी बिगड़ गई, वो भी बीमार पड़ गई, वो भी बहुत शरारतें करने लगी। तो आप फिर से एक हफ्ते के बाद ऐसा डॉक्टर वहाँ पे चले जाते हो। आपने वहाँ पर जो बाकी भांगड़ बिल्ले थे उनको भी पढ़ना शुरू किया, उनको भी स्टडी करना शुरू किया। अच्छा ये लोग खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, खाना खाते हैं, उनको डिसिप्लिन भी नहीं है, खाना गिराते हैं और बहुत शोर करते हैं, रात को नींद से जगाते हैं। आपने इनको पढ़ना शुरू किया। ओके, मैं एग्जाम्पल ऐसे मजाक के तौर पर बोलता हूँ। आपने एक बिल्ली को जब पढ़ा था, मैंने कहा कि आप फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल। फिर आप सेकंड लेवल पे चले गए, जब आपने, स्पीशी वही है, कैट ही है, इसमें खास बात याद रखना है, स्पीशी वही है। जब आप दूसरे लेवल पे जाते हो जिसको पॉपुलेशन बोलते हैं, पॉपुलेशन में स्पीशी सेम ही होगी। यानी कि अगर आप यहां पर कैट को पढ़ रहे थे, यहां पर भी कैट को ही पढ़ोगे। ओके, स्पीशी सेम होगी। अगर आप डॉग्स को पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ डॉग्स को पढ़ रहे हो, 10-15 डॉग्स को पढ़ोगे, 10-15 घोड़ों को पढ़ोगे, कोई एक ही पढ़ रहे हो लेकिन एट अ टाइम। ओके, तो यहां पर क्या आप है, पहले आप एक बिल्ली को पढ़ रहे थे, आप 5-6 बिल्लियों को आप स्टडी करने लग गए, इनका इंटरेक्शन आप स्टडी करने लग गए। तो आप सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो। फिर उसके बाद क्या होता है तीसरा लेवल आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी में क्या होता है, फिर मल्टीपल स्पीशीज आ जाएंगी।
आपको फिर से हफ्ते के बाद, महीने के बाद कॉल की जाती है उस घर से, कहते हैं अब इस घर में कुत्ता था वो भी बीमार पड़ गया, एक खरगोश था वो भी बीमार पड़ गया, पैरट था वो भी बीमार पड़ गया, सारे पेट्स बीमार। तो आप गए, आपने सबको स्टडी करना शुरू किया। आप ये प्यारा सा डॉग है इसको पढ़ना शुरू किया, कैट को पढ़ना शुरू किया, रैबिट को पढ़ना शुरू किया, पैरट को पढ़ना शुरू किया, ये हैमस्टर इसको पढ़ना शुरू किया। सबको जब आप अलग अलग स्पीशीज को पढ़ना शुरू करोगे तो मैं बताऊंगा कि आप थर्ड लेवल पे हो। तो जब एक ऑर्गेनिज्म को, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाएगा, हम कहेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और जब एक ही स्पीशी के अलग अलग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना शुरू करोगे, सिर्फ बिल्लियों को पढ़ना शुरू करोगे, या सिर्फ कैट्स को पढ़ना क्या हो गया मुझे, या सिर्फ डॉग्स को पढ़ना शुरू करोगे, या सिर्फ हॉर्सेस को पढ़ना शुरू करोगे, या सिर्फ आप पैरट्स को पढ़ना शुरू कर दोगे, बस कोई एक होना चाहिए। बहुत सारे मतलब 5-6 होंगे, 5-6 ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन एक स्पीशी के होने चाहिए। या तो 5-6 बिल्लियां, या तो 5-6 कुत्ते, या तो 5-6 गधे, या तो 5-6 घोड़े, इस तरह से होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे ये सेकंड लेवल है। ओके, आप सेकंड लेवल पे इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हो। और फिर अगर ऐसा होता है कि कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां हैं, कुछ घोड़े हैं, कुछ गधे हैं, कुछ तोते हैं, कुछ कौवे हैं, आप अलग अलग स्पीशीज को आप पढ़ना, मल्टीपल स्पीशीज। यहां पर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म थे सेम स्पीशी के, यहां पर तीसरे लेवल पे मल्टीपल स्पीशीज आ जाएंगी। तो जब आप मल्टीपल स्पीशीज को पढ़ना शुरू करोगे कि इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है और इनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, हम कहेंगे आप थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये जो पहले 3 लेवल हैं, पहले 3 लेवल आपको समझ आ गए होंगे। इन पहले 3 लेवल की खास बात क्या है और लिमिटेड बात क्या है कि इन तीनों लेवल्स में हम एक ही चीज स्टडी कर रहे हैं, वो है बायोटिक कंपोनेंट, है ना। सिर्फ बिल्ली को पढ़ रहे हैं, या सिर्फ कुत्ते को पढ़ रहे हैं, या फिर सिर्फ कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा इनको पढ़ रहे हैं हम, है ना। सारे के सारे ये क्या थे, बायोटिक थे। जब मैं इकोसिस्टम में जाऊंगा, जब मैं चौथे लेवल पे जाऊंगा, तो यहां पर बायोटिक प्लस ए बायोटिक इनको भी पढ़ना शुरू करूंगा। तो जब मैं फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को एक साथ पढ़ना शुरू करूंगा, मैं कहूंगा मैं चौथे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हूं, इकोलॉजी के चौथे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हूं। और इकोलॉजी का जो चौथा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, स्टडी ऑफ मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, their interaction with environment, their interaction with each other and their interaction with organisms, ये होता है इकोसिस्टम। क्या होता है, इकोसिस्टम। तो पहला जो लेवल आ गया ऑर्गेनिज्म, ये लोवेस्ट लेवल है, जहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होगा, यहां पर हम बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स को, नॉट वन, इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, बट सेम स्पीशी होगी, जो एक ही स्पीशी होगी, जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ओके, और compete करते हैं सेम रिसोर्स के लिए। इसी तरह से कम्युनिटी में फिर क्या आ गया, कम्युनिटी में फिर सेवरल पॉपुलेशन। सेवरल पॉपुलेशन का मतलब है यहाँ पर मल्टीपल स्पीशीज फिर आ जाएंगी, बहुत सारी स्पीशीज आ जाएंगी, उनकी स्टडी होगी। और इकोसिस्टम क्या है, इसमें सारी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और उनका इंटरेक्शन कैसा है उस जगह पे, ये मिलकर इकोसिस्टम बनेगा। बायोस्फीयर तो हमने देख ही लिया, बायोस्फीयर क्या है। ओके, बायोम क्या होता है ये यहाँ पे पढ़ना जरूरी नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बायोम क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। बायोम होता है जब हम कोई जगह खाली नहीं मिल रही, यहाँ पे देखो, बायोम होता है, ये पूरी अर्थ है, ठीक है। अब हमने अर्थ को क्या है ना, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया है। जैसे हम देखते हैं सबसे ऊपर जहाँ पे सबसे कम सनलाइट पड़ती है, पोलर रीजन। पोलर रीजन से नीचे आता है तुंद्रा रीजन, ओके। तुंद्रा से इसी तरह से आता है टियागा, आता है बोरेल फॉरेस्ट आते हैं। इसी तरह से ट्रॉपिकल रीजन के आसपास आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, इक्वेटोरियल रीजन आता है। ये सारे अलग अलग, ये जो पोलर रीजन, ये जो तुंद्रा है, ये जो टियागा है, ये सारे क्या है, ये सारे बायोम्स आते हैं। क्या होते हैं, बायोम्स आते हैं। ये आगे जब मैं फॉरेस्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा वहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ओके। और लेकिन सबसे बड़ा जो स्फीयर है, सबसे बड़ा जो स्फीयर है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा बायोस्फीयर, जो 6th लेवल ऑफ या और लास्ट लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन है इकोलॉजी का, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोवेस्ट आ गया ऑर्गेनिज्म, सबसे मिनिमम में एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करूंगा, मैक्सिमम में पूरे के पूरे बायोस्फीयर को स्टडी करूंगा जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्या है, जो मेन हमारा टॉपिक है, अब हम टॉपिक पे जा सकते हैं। ये आसपास की चीजें जितनी भी थी इसके रिलेटेड ये हमने कर ली। अब हमारा जो सिलेबस है, जो सिलेबस के अंदर पहला हेड दिया हुआ है वो क्या है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ये वाला। अब हम इसके ऊपर जंप करेंगे। ओके, और इसमें भी हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं चाहता हूं कि मैं आपको डीपली चीजों को इन डेप्थ पढ़ाऊं, सो दैट कि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो आधे घंटे की क्लास होगी, आई थिंक काफ़ी है। तो ये बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो कल से हम मेन जो हमारा सिलेबस होगा उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।